हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा सभी को एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्रिपरेशन में मॉडर्न हिस्ट्री का आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नेम है ब्रिटिश सत्ता का उत्थान। तो इसमें भूमिका में क्या है कि 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य की पतन उन्मुखी परिस्थितियों का लाभ उठाकर कई अधीनस्थ राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर तो लिया, किंतु भारत में ऐसा कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था जो भारत को एक सूत्र में बांध सके। इस कारण भारत में प्रारंभिक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियों के बीच में क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से एक चतुर्भुजी संघर्ष स्टार्ट हो गया। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों को विजयश्री प्राप्त हुई। कालांतर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को जीतकर भारत में अपने उपनिवेश की स्थापना की। तो इसके बाद में क्या आता है, ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे, यूनानियों के समय से ही थे ये। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। सवाल उठता है, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपियों को एशिया से व्यापार के लिए पुनः नए मार्गों की खोज करनी पड़ी। ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों करनी पड़ी, क्योंकि ध्यातव्य है कि जब वर्ष 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। एशिया माइनर को जीत के तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग था, उस पर तुर्कों का नियंत्रण हो जाता है, और तुर्कों का नियंत्रण हो जाता है तो पूर्वी देश और यूरोप के बीच में जो भी पारंपरिक व्यापारिक जो मार्ग थे उन पे अंकुश लग जाते हैं, और इस प्रकार जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है उससे पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ व्यापारी जो है वो भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइसलैंड बोलते हैं, जिसको मसाले की द्वीप के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लग गए। तो प्रारंभ में यूरोपियों की मंशा व्यापार में लगे अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की स्तुरता मोल लेने से बचना और पूर्व के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने की थी। जो यूरोपियों के लिए अब नए समुद्री मार्ग की खोज करना उतना कठिन कार्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पुनर्जागरण काल आ चुका था 15वीं-16वीं शताब्दी में, और उसके परिणाम स्वरूप क्या था, भौगोलिक खोजों को केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। साथ ही जहाज निर्माण स्टार्ट हो गए थे और समुद्री यातायात की प्रगति, कुतुबनुमा यानी कि दिशा सूचक का आविष्कार हो गया था। फलतः यूरोपीय लोग अब यह कार्य करने में अच्छी तरह से समर्थ थे। नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया, और इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से भौगोलिक खोजों का एक नया युग आरंभ किया। तो सबसे पहले क्या, इसी पृष्ठभूमि में स्पेन के नाविक कोलंबस, एक नाविक है जिसका नाम है कोलंबस, 1492 में भारत की खोज में निकला था, परंतु वह भटक कर अमेरिका चला गया। खोज तो करने गया था भारत की, लेकिन भटक कर कहाँ गया? अमेरिका। इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज की, और 1498 में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने एक नया समुद्री मार्ग की खोजा। कब? 1498 में, जिससे वह उत्मासा अंतरिक्ष, जिसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, उनका चक्कर काटते हुए भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। केरल में पड़ता है ये। और ध्यातव्य है कि उत्मासा अंतरिक्ष की खोज जो है वो बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में की थी। उत्मासा यानी अंतरिक्ष, ये जो केप ऑफ गुड होप है, इसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में। अब पुर्तगालियों का आगमन पढ़ते हैं कि सबसे पहले वास्को डी गामा 1469 से 1524। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली उत्मासा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी का नाम क्या है? अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां कालीकट का हिंदू शासक कौन होता है? उपाधि थी उनकी जमोरिन। वो उनका स्वागत करता है। गुजराती व्यापारी का नाम अब्दुल मजीद है, और वहाँ का जो शासक था हिंदू था, उसका नाम जमोरिन था, जो स्वागत करता है उसका। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध भी किया। विरोध का कारण क्या था? विरोध का कारण था आर्थिक। और अंततः वास्को डी गामा जिस मसालों को
लेकर वापस स्वदेश लौटा, वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका था। इतना बिका था और परिणामतः इस लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। ध्यातव्य है कि पूर्व के साथ व्यापार हेतु इस्तादो दा इंडिया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। वास्तव में पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ द्वारा 1453 में, कब 1453 में, और कौन, पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ है, और उन्होंने ही पूर्वी समुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दिया था। फिर 1500 में पेड्रो अल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आते हैं। कब आते हैं? 1500 में आते हैं और केब्राल के नेतृत्व में आते हैं। वास्को डी गामा 1502 में दोबारा आते हैं। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हो जाता है और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित होती है। ये याद रखना है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, जिसे जमोरिन द्वारा बाद में बंद भी करवा दिया गया था। फिर 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचिन के पास अपनी पहली फैक्ट्री यानी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। पहले कोचिन के पास पहली व्यापारिक कोठी बना रहे हैं और कालीकट में जो है वो पहली फैक्ट्री बना रहे थे। ठीक है, पहली फैक्ट्री आ जाए तो कालीकट, और पहली व्यापारिक कोठी आ जाए तो वो कोचिन। इसके बाद में कोचिन के बाद में सेकंड नंबर पर कन्नूर में 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आ जाते हैं उसके बाद में 1505 से 1509 के बीच में, और ये भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बन के आते हैं और उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया था, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है और शांत जल की नीति कहा जाता है। 1508 में चोल का युद्ध होता है और उसमें गुजरात का शासक से समझौता ये परास्त हो जाते हैं, किंतु 1509 में उसने महमूद बेगड़ा, मिस्र और तुर्की शासकों के समुद्री बेड़ों को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट लाइन है, 1509 में महमूद बेगड़ा, मिस्र और तुर्की शासकों के समुद्री बेड़ों को पराजित किया था, और उससे 1 साल पहले 1508 में चोल के युद्ध में गुजरात के शासक से हार जाता है। फिर अल्फांसो डी अल्बुकरक आता है 1509 से 1515 तक। अल्फांसो डी अल्बुकरक दूसरा वायसराय था और अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा देता है, और 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही, नाम क्या है? आदिल शाह है, और उनसे जो है वो गोवा छीन लिया 1510 में। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ती है। अल्बुकरक को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और माना जाता है, और विजयनगर शासक था उस समय कृष्ण देवराय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दे दी, और अल्बुकरक ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अल्बुकरक ने। फिर है नीनो डी कूना 1529 से 1538 के बीच में आते हैं। फिर अल्बुकरक है वो अल्बुकरक के बाद सबसे महत्वपूर्ण वायसराय था ये, और 1530 में कोचिन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाता है। गोवा को राजधानी कौन बना रहा है? कूना बना रहा है, और सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां भी इन्होंने बसाई थी। नीनो डी कूना ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात भी की। गुजरात का शासक था बहादुर शाह, और उसके दौरान जो है वो जहाज़ पर उसकी हत्या कर बसीन व दीव पर, बसीन पे 1534 और दीव पर 1535 पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। और धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, हिंद महासागर पर भी, और कार्टेज पद्धति लागू की, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज़ को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कार्टेज लेना बहुत ज़रूरी था। क्या कह रहा है? यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज़ को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कार्टेज लेना आवश्यक था, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होता था। उल्लेखनीय है कि अकबर ने भी समुद्री व्यापार हेतु कार्टेज स्वीकार किया था। अकबर ने भी। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हारमुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की थी। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। पुर्तगालियों के आगमन से क्या क्या स्टार्ट हुआ भारत में? तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस। स्थापत्य कला में गोथिक कला शैली का विकास हुआ।
और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन के कारणों में धार्मिक असहिष्णुता, भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट करना, भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक नीति आदि का मराठों व मुगलों द्वारा विरोध किया जाना था। और 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भी भगाया था। फिर 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हो जाता है ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से, जिसे भारत में बम्बई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज के रूप में मिलता है। और बाद में ये जो बम्बई का उनको मिलता है वो कंपनी को, यानी कि ब्रिटिश कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक के किराए के बदले में दे देते हैं। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने के कारण स्पेन सरकार का कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ जाता है, जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी जो गतिविधियां हैं वो पश्चिम की तरफ उन्मुख हो जाती है। फिर आ गया डचों का आगमन। पुर्तगालियों के बाद में डचों का आगमन होता है। डच जो है वो हॉलैंड यानी वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? नीदरलैंड के। 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन ये केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा या बांटेन पहुंचने वाले प्रथम डच अधिकारी थे। ये भी केप ऑफ गुड होप से आते हैं और सुमात्रा और बांटेन पहुंचने वाले पहले डच नागरिक थे ये। और 1602 में डच कंपनी वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे VOC वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई? 1602 में होती है। ये डच कंपनी है और यह है जिसे डच संसद ने एक चार्टर जारी करके कंपनी को युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिया था। क्या क्या अधिकार दिया था उनको? किले बनाने के लिए, संधि करने के लिए, युद्ध करने के लिए, इलाके जीतने के लिए ये अधिकार दिए। बाद में क्या होता है? विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से विशाल व्यापारिक संस्थान की स्थापना की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड यूनाइटेड। फिर आता है डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे। स्टार्टिंग में तो इंडोनेशिया तक केंद्रित थे जो मसालों का द्वीप नाम से प्रसिद्ध था। फिर तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तो इन्होंने व्यापार में सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल कर लिया, जिनका इन्हें अत्यधिक लाभ भी मिला। डचों की पहली फैक्ट्री पूछ ली जाए तो 1605 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम नामक जगह पे उन्होंने स्थापित की, जहाँ से वे अपने सिक्के भी डालते थे। यहाँ से मसूलीपट्टनम से अपने सिक्के भी डालते थे, परंतु आगे चलकर नेगापट्टनम यानी नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया था, हेडक्वार्टर। फिर आगे चलकर कौन सा बना? नेगापट्टनम या नागपट्टनम। डचों ने 1619 में जकार्ता को जीतकर बेटेविया नामक नगर की स्थापना की थी 1619 में। और किसको जीत के? जकार्ता को जीत के। फिर 1641 में मलक्का पर, 58 में अन्य स्रोतों में 1659 भी दे रखा है, पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लेते हैं और अपने कब्जे में कर लेते हैं। किसको जीत लेते हैं? 59 में श्रीलंका को। फिर व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर डचों ने भारत में कोरोमंडल समुद्र तट पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां या फैक्ट्रियों की स्थापना की। भारत में उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां जो है वो पुलीकट, सूरत, कारिकल, चिनसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम और कोचीन आदि में थी। डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थी क्योंकि ये इंडोनेशिया से भी जुड़ी थी। फिर डचों द्वारा भारत से नील, शोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डचों द्वारा भारत से कौन कौन सा? नील, सोरा, सूती वस्त्र। और भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय। फिर है डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 के दस्तावेजों में मिलता है। यह कार्टेल पर आधारित व्यवस्था थी। कार्टेज अलग चीज़ है और ये कार्टेल अलग थी। डचों की व्यापारिक व्यवस्था का उल्लेख 1722 के दस्तावेजों में मिलता है। यह कार्टेल पर आधारित एक व्यवस्था थी। डच कंपनी का नियंत्रण जो है वो सीधे डच सरकार के हाथ में था। परिणामतः ये देखो डच सरकार के हाथ में था और परिणामतः कंपनी अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जो कंपनी के पतन का प्रमुख कारण बनी थी। वे अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकती थी। सबसे पहले उन्हें कोई भी काम करना होता था तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, तो ये इनके पतन का कारण बनी थी। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी अंग्रेज़ों की तुलना में डचों की नौसैनिक शक्ति कमज़ोर थी और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित रखने के कारण कालांतर में वे भारत में
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ निर्णायक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1659 में अंग्रेजों और डचों के मध्य में वेदरा के युद्ध के बाद हुआ। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हो जाता है? वेदरा का जब युद्ध होता है। और युद्ध कब होता है? 1759 में होता है। और किन किन के बीच में होता है? अंग्रेजों और डचों के बीच में होता है। और इस तरह डचों का पतन हो जाता है। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे होता है? 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारी थे। व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ नामक कंपनी की स्थापना की। कालांतर में इसी कंपनी का नाम संक्षिप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रख दिया था। और 31 दिसंबर 1600, डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने 15 वर्ष के लिए जो है वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया था। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम 15 वर्ष के लिए दे रही हैं। फिर किंतु आगे चलकर 1609 में जेम्स प्रथम आता है, वो कंपनी को अनिश्चितकालीन, ये 15 वर्ष से हटाकर अनिश्चितकालीन व्यापारिक अधिकार प्रदान कर देता है। 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने का निश्चय किया। कब? 1608 में भी सूरत में हम अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे। तब व्यापारिक कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल भी गई थी। नोट करने वाली बात है कि हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। वह हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान था। और 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन मिडल्टन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। जहांगीर ने फिर 1613 में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। 1613 में अंग्रेज कैप्टन नाम क्या है? बेस्ट द्वारा सूरत के समीप सवाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को पराजित कर उनके व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर दिया। किसने? बेस्ट द्वारा सूरत के समीप में सवाली का युद्ध होता है। और सवाली के युद्ध में जब जहाजी बेड़ा होता है ना पुर्तगालियों का, उनको पराजित कर देते हैं और व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर देते हैं। फिर 1615 में इंग्लैंड का सम्राट होता है जेम्स प्रथम। उसका एक दूत है सर टॉमस रो। ये टॉमस रो है वो जहांगीर के दरबार में आया और उसका उद्देश्य क्या था? एक व्यापारिक संधि करना था। टॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। और 1623 तक अंग्रेज़ों ने सूरत में, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम बोलते हैं, बड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर ली थी 23 तक आते आते। फिर है दक्षिण भारत में, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में की। तत्पश्चात 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना, पूर्वी भारत में याद रखना है। अब दक्षिण भारत में पढ़ लिया मसूलीपट्टनम 1611, पूर्वी भारत का पूछ ले तो ये है उड़ीसा के बालासोर में खोला गया प्रथम कारखाना और 1633 में खोला गया। और 1651 में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तत्पश्चात बंगाल, बिहार, पटना में भी और ढाका में भी कारखाने खोले गए। बंगाल, बिहार, पटना और ढाका। फ्रांसिस डे, ये फ्रांसिस डे है, ये भी एक अंग्रेज अधिकारी है, फ्रांसीसी नहीं है ये। उन्होंने क्या है 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और यही मद्रास का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसिस डे मद्रास को पट्टे पर ले लेता है चंद्रगिरी के राजा से 1639 में, जहां कालांतर में एक किलेबंद कोठी बनाई गई और इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये याद रखने हैं हमें। इसके अलग अलग मेच मिलान आ जाता है। भी मद्रास में किलेबंद कोठी बनाई, इसको तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। आगे कलकत्ता में बनाएगा, उसको भी ऐसा ही कुछ नाम है। आगे पांडिचेरी में भी फोर्ट लुई ऐसा कुछ नाम है। तो ये याद रखना है, जो मद्रास में किलेबंदी कोठी बनाई उस कोठी को क्या कहा गया है? फोर्ट
सेंट जॉर्ज कहा गया है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फिर 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। गोलकुंडा में 1632 में इसको सुनहरा फरमान बोलते हैं। फिर 1668 में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई को प्राप्त कर लिया। अब बम्बई को भी ले लिया 1668 में, और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पश्चिमी तट पर कंपनी पहले जहाँ पर सूरत को अपना मुख्यालय बना रखा था, हेडक्वार्टर बना रखा था, अब वो बम्बई को, जल्द ही बम्बई को बना लेते हैं अपना हेडक्वार्टर। फिर 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूट लिया, 86 में हुगली को। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनका मुगल सेनाओं से संघर्ष होता है, जिसके बाद कंपनी को सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम आदि के कारखानों से अपने अधिकार खोने पड़ते हैं, सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम। और फिर कहता है कि परंतु अंग्रेज़ों द्वारा क्षमा याचना करने पर औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए, इम्पोर्टेंट है, कितने, 1.5 लाख रुपए मुआवजा देकर बदले में पुनः व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। और फिर कहता है 1691 में जारी एक शाही फरमान के तहत एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क की भी छूट मिल जाती है। कब मिलती है बंगाल में सीमा शुल्क की छूट? 1691 में मिलती है, याद रखना है। फिर 1698 में अजीम उस्सान द्वारा अंग्रेज़ों को सुल्तानाती जो काली घाट भी बोलते हैं, कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी मिल गई। किसके द्वारा? अजीम उस्सान द्वारा। और इन्हीं को मिलाकर जोब चारनाक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। और आ भी जाता है कि कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है, तो जोब चारनाक को माना जाता है। और कंपनी की इस नई किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम, ये आ गया ना, अभी अलग अलग किलेबंदी करते हैं तो उनका अलग अलग नाम है। तो कलकत्ता में जब किलेबंदी की उसको क्या नाम बोला है? फोर्ट विलियम का नाम दिया है। और इस किलेबंदी बस्ती के सुचारू प्रशासन के लिए यहाँ पे एक प्रेसिडेंट और काउंसिल की व्यवस्था की थी। और चार्ल्स आयर द्वारा, नाम क्या है इनका? चार्ल्स आयर है। और इनको जो है वो प्रथम प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त किया गया, प्रथम प्रेसिडेंट। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया कलकत्ता का। कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने 1700 में पहली प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था, 1700 में। फिर कलकत्ता में, ये जो कलकत्ता है ना, ये 1774 से लेकर के और 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी रही, 1774 से लेकर 1911 तक। फिर 1717 में मुगल सम्राट फ़रुखसियर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना आप। 1717 में मुगल सम्राट फ़रुखसियर द्वारा फ़रुखसियर का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर आता है जिसका नाम होता है हैमिल्टन द्वारा उनका ना इलाज करता है फ़रुखसियर का। तो उनको ना व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी कर देता है फ़रुखसियर भी, आप यहाँ पे जो है व्यापार कर सकते हो। और फिर फरमान के अंतर्गत क्या था भी, एक निश्चित वार्षिक कर था और 3000 रुपये था, और ये चुकाकर 3000 रुपये चुका दो और निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार ले लो, ये था। तथा बम्बई में कंपनी द्वारा जो भी सिक्के डाले जाते थे ना, बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल स्वराज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई थी भी। अब हम जो सिक्के डाल रहे हैं वो अब संपूर्ण मुगल राज्य में चला सकते हैं, ये अधिकार मिल गया। और उन्हें वही कर देने पड़ते थे जो भारतीयों को देने होते थे। फिर ब्रिटिश इतिहासकार ओर्म्स, ये नाम याद रखना है, ओर्म्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा है। फिर भारत में कंपनी की फैक्ट्री एक किलाबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसमें क्या क्या होता था? गोदाम होता था, दफ्तर होता था, कंपनी के कर्मचारियों के घर भी होते थे। फिर डेनिसों का आगमन, अंग्रेज़ों के बाद में डेनिस जो है वो 1616 में भारत आते हैं। डेनिसों ने 1620 में ट्रेंकोबार
1620 में ट्रेंकोबार, 76 में श्रीरामपुर जो बंगाल में पड़ता है वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। इसमें कुछ भी नहीं है। अभी 1616 में वे भारत आए, 2 फैक्ट्रियाँ स्थापित की, ट्रेंकोबार में सबसे पहली बार 1620 में, 76 में सेकंड बार श्रीरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, और 1745 में फिर वो अपनी सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेज़ों को बेच के चले जाते हैं। फिर आ गया यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के संबंध में व्यक्ति। जो वास्को डी गामा है ये पता ही है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी था, और जो केब्राल है वो दूसरा पुर्तगाली व्यापारी था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, ये भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वाइसराय था। और हॉकिंस है, कैप्टन हॉकिंस, ये अंग्रेज दूत था जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की थी, यानी मिले थे। गेराल्ड अंगियार है, ये बम्बई का संस्थापक था, ये याद रखना है भाई। अंगियार कौन है? बम्बई का संस्थापक था। फिर चार्नक है, अभी पढ़ा आपने, कलकत्ता का संस्थापक है। और चार्ल्स आयर है, ये फोर्ट विलियम यानी कि कलकत्ता का प्रथम प्रेसिडेंट है, ये भी पढ़ लिया है, प्रेसिडेंट। फिर आ गया पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर कौन था? ये फ्रैंको मार्टिन था, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर है ये मार्टिन। और फ्रांसिस डे है, ये मद्रास का संस्थापक है। जॉन सुरमन है, ये मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल जो आया था ना, जो जिसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, तो उसमें जो है वो प्रमुख मुखिया माना जाता था। जॉन सुरमन था प्रमुख मुखिया। फिर फ्रैंकोइस केरो आ जाता है, ये भारत में जो प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित होती है वो फ्रैंकोइस केरो ने ही की थी, और सूरत में की थी। कहाँ पे की थी? सूरत में की थी। फिर आ गया फ्रांसीसियों का आगमन। तो फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया, और सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट, मंत्री का नाम याद रखना है, कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसने कंपनी, ये याद रखना है, कंपनी फ्रांसिस डेस ओरिएंटलेस, कंपनी फ्रैंकेस डेस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया है इसको। और फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया। किसके द्वारा? फ्रांस सरकार द्वारा। ये एक सरकारी कंपनी थी, ये याद रखना है, और इसका सारा खर्च सरकारी वहन करती थी। और सारी व्यापारिक कंपनी जो इसे जो है वो सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था, क्योंकि यह कंपनी जो है वो सरकार द्वारा संरक्षित और आर्थिक सहायता पर निर्भर थी। 1668 में फ्रैंकोइस केरो, ये आ गया, फ्रैंकोइस केरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कब? 1668 में। फिर आ गया गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार प्राप्त करने के बाद में 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली गई थी। पहली खोली गई 1668 में, और दूसरी खोली गई मसूलीपट्टनम में 1669 में। फिर 1673 में क्या होता है कि कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन, ये वलीकोंडापुरम के सूबेदार थे, शेर खान लोदी, इनसे कुछ गांव प्राप्त करता है, और जिन्हें कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। कालांतर में किस नाम से? पांडिचेरी। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा ये आ गया फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया था। ठीक है, फोर्ट लुई नामक किला बनाया गया। फिर 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी, जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। यहाँ का किला फोर्ट ओरियलेंस कहा जाता है। यहाँ का किला क्या कहा जाता है? फोर्ट ओरियलेंस। और जो बंगाल के नवाब शाइस्ता खान ने दी थी, इसको किराए पर दी थी फ्रांसीसियों को। फिर आ गया कि फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 25 में मालाबार में स्थित माहे, और 39 में कारिकल पर अधिकार कर दिया जाता है। 21 में मॉरिशस, 25 में मालाबार और 39 में कारिकल पर अधिकार कर लेते हैं। फिर 1742 में क्या होता है? व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा भी जागृत हो जाती है, और इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले है, उन्होंने क्या किया? भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ, जिससे परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध होता है, और इन युद्धों को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और भारत में उस समय कर्नाटक का यह क्षेत्र कोरोमंडल तट पर अवस्थित था। लगभग 20 वर्षों तक दोनों कंपनियों के मध्य में संघर्ष चलता है। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों की विजय होती है। अब आ जाता है भारत में ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र, डोमिनियन की स्थापना और उसका विस्तार। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से क्रमशः पुर्तगाली, देखो जी ये क्रमशः है,
ये याद रखना है, अगर क्रम आ जाए तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। इसकी एक ट्रिक भी है, पढ़े डफ। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, फिर आ जाता है डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ये भारत आए और ये व्यापार करने के उद्देश्य से ये सीरीज़ हैं इनकी। फिर प्रारंभ में कंपनियां भारत के राजा रजवाड़ों में किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित कर अदा करके और व्यापार हेतु एक अधिकार प्राप्त करती थी, लेकिन समय के साथ साथ जो है वो ये व्यापारिक कंपनियों की महत्वाकांक्षा बढ़ने लग जाती है और भारतीय राज्यों में आपसी ईर्ष्या व धन लोलुपता का लाभ उठाकर ये व्यापारिक कंपनियां अपना अधिकार क्षेत्र जो है वो बढ़ाने में लग जाती है। 18वीं शताब्दी तक एक और जहां मुगल शक्ति जो है वो प्राय क्षीण हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर अन्य छोटे छोटे राज्यों में भी किसी केंद्रीय शक्ति का अभाव था। तो परिणाम स्वरूप क्या था, इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाया अंग्रेजों ने और अपने साम्राज्य का बीज रोपण कर दिया। प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी के बीच में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक चतुर्भुजी संघर्ष हुआ था और अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजों को सफलता मिली। चतुर्भुजी संघर्ष में सफलता प्राप्त होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों में क्रमशः बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख आदि को जीतना आरंभ कर लिया। और इस चैप्टर में हम मेनली यही पढ़ेंगे, कर्नाटक युद्ध हो गए, मैसूर युद्ध हो गए और आंग्ल मराठा युद्ध हो गए, आंग्ल सिख युद्ध हो गए, अफगान युद्ध हो गए, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। तो आदि को जीतना प्रारंभ कर दिया और 1857 तक अपनी रणनीति और युद्धों से अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। फिर आ गया यूरोपीय कंपनियों के बीच में संघर्ष। सबसे पहले आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष पढ़ते हैं। इसमें क्या है, भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली व डच कंपनियां जहां व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में पहले ही परास्त हो गई थी, वहीं डेनिश कंपनी 1745 में ये सारी संपत्ति बेच के ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देते हैं और भारत से चली जाती है। ये पढ़ चुके हैं पीछे। अब ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी ही भारत में प्रमुख व्यापारिक कंपनियाँ बची थी और जिनके पास पर्याप्त व्यापारिक एकाधिकार था। अतः जो है वो दोनों कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष होना स्वाभाविक था। इन प्रतिस्पर्धा में के चलते दोनों कंपनियों के मध्य में 3 युद्ध होते हैं जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के में अंततः किसको सफलता मिलती है, अंग्रेजों को सफलता मिलती है। तो पढ़ते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। और युद्ध का जो टाइम पीरियड याद रखना है 1746 से 1748। और इस युद्ध में याद रखना है, इस युद्ध का दूसरा नाम है सेंट टोमे का युद्ध भी इनको कहा जाता है। और इस युद्ध की पृष्ठभूमि में यूरोप में दोनों शक्तियां, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य में लड़े गए ऑस्ट्रिया के एकाधिकार। पूछ सकते हैं भी इसका रीज़न क्या था, तो ऑस्ट्रिया के एकाधिकार में युद्ध से ही तैयार हो गई थी इसकी पृष्ठभूमि। और यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। तो इसका युद्ध का पूछे कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के युद्ध का इसका कारण था। फिर है प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण अगर पूछ ले, तात्कालिक कारण क्या था इसका, तो वो था एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बार्नेट। नाम क्या था इसका, कैप्टन बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेते हैं। बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ होते हैं उन पे कब्जा कर लेता है ये अंग्रेज अधिकारी। फिर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला ब्रूडोने की सहायता से, किसकी सहायता से, ला ब्रूडोने, ये कौन था, मॉरिशस का फ्रांसीसी गवर्नर था, इनकी सहायता से मद्रास को जीत लेते हैं। और अंग्रेज़ों ने फिर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगी थी। कर्नाटक का नवाब उस समय कौन था, अनवरुद्दीन। और हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास का घेरा नहीं छोड़ा। फिर है प्रथम कर्नाटक युद्ध, फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया था। ये युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया, फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजय रहे थे और यह किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है। विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है कौन सी, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। और इस विजय का मुख्य कारण फ्रांसीसियों का तोपखाना था। इंपॉर्टेंट लाइन, फ्रांसीसियों का तोपखाना इसकी विजय का प्रमुख कारण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत होता है 1748 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति के बाद में कौन सी संधि होती है, एक्स-ला-शापेल की संधि। याद रखना है कौन सी संधि, एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में
और इससे जो है वो इसकी समाप्ति हो जाती है। इस संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेज़ों को मिल जाता है और अमेरिका में जो लुइसबर्ग है वो फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहते हैं। दोनों दल क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव भारत में नहीं पड़ा। न तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ, न अंग्रेजों को कोई लाभ हुआ, परंतु इस युद्ध ने जो है वो भारतीय राजाओं की जो कमजोरी थी ना उसको उजागर कर दिया और इससे स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय प्रणाली से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित छोटी सेना भी भारतीय नरेशों की बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त कर सकते हैं। फिर आ गया फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभुत्व दक्षिण भारत के राज्यों पर जम गया और भारतीय नरेश अब अपनी राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने के को उत्सुक हो गए। फिर आगे डुप्ले के बारे में पढ़ते हैं डुप्ले के बारे में पढ़ते हैं 1697 से 1763 के बीच में। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था और रॉबर्ट क्लाइव का मुख्य विरोधी था। डुप्ले पहला ऐसा यूरोपीय गवर्नर जनरल था जिसने भारतीय शक्तियों के पारस्परिक संघर्ष में सैन्य मदद देकर फ्रांसीसी कंपनी के लिए लाभ प्राप्त करने की सैन्य नीति आरंभ की थी। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, डुप्ले पहला ऐसा यूरोपीय गवर्नर जनरल था जिसने भारतीय शक्तियों के पारस्परिक संघर्ष में सैन्य मदद दे देता था और फ्रांसीसी कंपनी के लाभ प्राप्त करने की सैन्य नीति आरंभ की थी इन्होंने। और इसी नीति को अपनाकर अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। डुप्ले ने कर्नाटक के चंदा साहब, ये है कर्नाटक के चंदा साहब, और वहाँ पे कर्नाटक के जो अनवरुद्दीन था वो अंग्रेजों के साथ था। यहाँ पे कर्नाटक का चंदा साहब और हैदराबाद का मुजफ्फर जंग वो फ्रांसीसी सेना का सहयोग देकर उनसे बहुत लाभ प्राप्त किया था। अब आ गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में। इस युद्ध की पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने तैयार की थी। पहले युद्ध की तो भूमिका तैयार किसने की थी? ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था उसने, और जो द्वितीय है वो भारतीय परिस्थितियों ने स्टार्ट की थी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। फिर हैदराबाद के संस्थापक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जिन्होंने स्थापित किया था निज़ाम उल मुल्क, उनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है मृत्यु? 1748 में। उसके बाद में उसका पुत्र नासिर जंग और उसका पोता होता है मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ जाता है। भाई मुजफ्फर जंग उसका पोता होता है और पुत्र होता है नासिर जंग। फिर कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे हैदराबाद में वैसी कर्नाटक में है। और मराठों ने 7 वर्ष तक कैद में रखने के बाद चंदा साहब को आज़ाद कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या होता है? अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ जाता है। अभी कर्नाटक की गद्दी पर मैं बैठूंगा और वो कहता है मैं बैठूंगा। फिर फ्रांसीसियों ने चंदा साहब, ये इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखना है, फ्रांसीसियों ने चंदा साहब, कर्नाटक का शासक था चंदा साहब, और मुजफ्फर जंग जो हैदराबाद का शासक बनना चाह रहा था, इन दोनों का समर्थन दिया इन दोनों को। और तो अंग्रेज़ों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को दिया। 2 पार्ट में डिवाइड हो गए ये। एक तरफ तो है अंग्रेज़, दूसरी तरफ है फ्रांसीसी। तो अंग्रेज जो है वो अंग्रेज किस किस को सहायता दे रहे हैं? अनवरुद्दीन और नासिर जंग को। और जो फ्रांसीसी है वो किस किस को साथ दे रहे हैं? चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को। फिर आगे कि 1649 में अंबर का युद्ध होता है। अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है। ठीक है, अनवरुद्दीन मारा गया और उसके छोटे बेटे मोहम्मद अली ने त्रिचनापल्ली में शरण ले ली और लास्ट में इसी को शासक बनाते हैं अंग्रेज। तो अनवरुद्दीन मर जाता है और उसका बेटा भाग जाता है जिसका नाम मोहम्मद अली होता है। त्रिचनापल्ली में शरण लेते हैं। 1750 में फिर हैदराबाद के नासिर जंग, अब ये देखो ये 2 अंग्रेज है वो इन दोनों का ही साथ दे रहा था, अनवरुद्दीन का और नासिर जंग का। दोनों ही मर जाते हैं, एक 49 में एक 50 में। और मुजफ्फर जंग नवाब बन जाता है, जो जिसका साथ फ्रांसीसी दे रहे थे ना मुजफ्फर जंग, वो बन जाता है नवाब। तो इससे प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया और साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र जो है वो उसका गवर्नर बना दिया। कहाँ से कहाँ तक? कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बना दिया डुप्ले को। भी तुमने मुझे सहायता की है गद्दी दिलवाने में, तो इसमें जो है वो खुश होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दिया। साथ ही डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बना दिया।
फिर आता है मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में सलाबत जंग द्वारा फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र मुस्तफ़ानगर, चिरकाल, राजमुंदरी, एलोर ये इसमें सम्मिलित थी और इनको जो है वो प्रदान करता है। इसका पुत्र था सलाबत जंग। फिर ध्यातव्य है कि इससे पूर्व चंदा साहब ने भी फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के कई गांव प्रदान किए थे, चंदा साहब ने भी। अब क्या आता है इसमें कि डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में, ये PYQ क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना कि किसके नेतृत्व में, तो बुस्सी के नेतृत्व में। डुप्ले ने हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी, ये क्वेश्चन आया था, फ्रेंच सैन्य टुकड़ी किसकी सहायता से इन्होंने तैनात की थी, बुस्सी की सहायता से। और इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और भी प्रभावी हो गया। एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए थे क्लाइव, उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया और त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए अर्काट के किले को घेर लिया। ठीक है, अर्काट के किले को घेर लिया। इसी समय तंजौर के सेनापति ने धोखे से चंदा साहब की हत्या कर दी। जब त्रिचनापल्ली पर फ्रांसीसियों ने आक्रमण किया तो वे अंग्रेजों से परास्त हुए। इसी समय फ्रांसीसी सरकार द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया गया और गोडेहियो को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बनाकर भारत भेज दिया गया। गोडेहियो ने क्या किया कि अंग्रेजी कंपनी के साथ 1754 में पांडिचेरी की संधि कर लेते हैं। कौन सी संधि? अब देखो, कर्नाटक का प्रथम युद्ध सब समाप्त हुआ था, तब एक्सला सापेल की संधि हुई थी और जब द्वितीय युद्ध समाप्त हो रहा है 1754 में, तो पांडिचेरी की संधि हो रही, जिसके तहत दोनों पक्ष जो है वो युद्ध विराम पर सहमत हो जाते हैं। और इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस संधि के परिणाम स्वरूप दोनों कंपनियों ने अपने अपने क्षेत्र वापस, दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र जो है वो वापस मिल जाते हैं और अंग्रेज़ों के समर्थन मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। देखो ये आ गया ना, कर्नाटक का नवाब बना दिया मोहम्मद अली को, जो त्रिचनापल्ली में भाग गया था, वहाँ पे शरण ली थी। अब आगे इस संधि में दोनों कंपनियों ने भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा भी किया। फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध आ जाता है 1758 से 1963 के बीच में। टाइम पीरियड याद रखना है, 1758 से 1763। मैं कभी कभी 1900 1600 ऐसे भूल जाती हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। 1758 से लेकर के 1763 के बीच में है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच में प्रसा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध। अगर इसका रीजन पूछ ले क्या था, तो तीसरा कर्नाटक युद्ध का तो था सप्तवर्षीय युद्ध, और यही कारण था। और यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रसा को समर्थन दे रही थे। जो फ्रांस है वो ऑस्ट्रिया को और इंग्लैंड है वो प्रसा को समर्थन दे रहे थे, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों के संबंधों पर भी पड़ा। फिर जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है, इसका तत्कालिक कारण पूछ ले तो वो कौन सा था? फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक व असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। ठीक है, ये था इसका तत्कालिक कारण, काउंट डी लाली। और 1758 में फिर लाली ने फोर्ट सेंट डेविड पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि तंजौर पर अधिकार करने में वह असफल रहा। लाली ने युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया, हैदराबाद से उसको वापस बुला लिया, और कालांतर में यह एक रणनीतिक भूल जो है वो साबित भी हुई। दूसरी तरफ अंग्रेजी जो नौसेना थी, उन्होंने एडमिरल पेकोक, उन्होंने क्या किया? एडमिरल पेकोक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार मात दे दी। और इसी समय क्लाइव और वॉटसन ने चंद्रनगर को अपने अधिकार में ले लिया। किसको? चंद्रनगर को। 1760 में अंग्रेजी सेनानायक सर आयरकूट के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध होता है। इंपॉर्टेंट है ये वांडीवास का युद्ध 1760 में सेनानायक सर आयरकूट के नेतृत्व में। और 22 जनवरी एग्जैक्ट डेट आ जाए तो 22 जनवरी 1760 में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। फ्रांसीसियों की हार हो गई और अंग्रेज़ों ने बुस्सी को कैद कर लिया। 1761 में फिर पांडिचेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद माहे और जिंजी पर भी अधिकार कर लिया। तीसरा कर्नाटक युद्ध का अंत जो है वो सन 1763 में पेरिस की संधि से होता है। पहला कैसे हुआ था? एक्सला सापेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि, तीसरा है पेरिस की संधि। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां जो है वो लौटा दी।
पर अब वे कौन, फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों को की किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ पर सैनिक रख सकते थे। अब फैक्ट्रियां जो है वो केवल व्यापार केंद्रों के रूप में कार्य कर सकती थी। भी केवल व्यापार केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हो आप, ना तो सेना रख सकते हो, ना वहाँ पे किलेबंदी कर सकते हो। तीसरा कर्नाटक युद्ध पूर्णतः निर्णायक युद्ध था और अब फ्रांसीसी भारत में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो चुके थे। फिर पेरिस की संधि के बाद में फ्रांसीसियों ने भारत में अपने राज्य विस्तार को छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान जो है वो व्यापार पर केंद्रित किया। पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की डुप्ले द्वारा रखी मजबूत नींव को उखाड़ फेंका और लगभग 20 वर्ष की अवधि तक चलने वाले कर्नाटक युद्धों के बाद फ्रांसीसी की हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के आगामी सर्वेसर्वा अब कौन है, अंग्रेज ही होंगे। अब कहता है अंग्रेज़ों की सफलता के क्या कारण थे और फ्रांसीसी क्यों असफल हुए, उनके क्या कारण थे। तो फ्रेंच कंपनी जहां राजकीय संरक्षण और शासकीय सहायता पर निर्भर थी, वहीं ब्रिटिश कंपनी जो है वो गैर सरकारी संस्था थी। ये इम्पोर्टेंट था और ये सरकारी थी, इनको तो कोई भी काम करना होता था पहले सरकार से अनुमति लो फिर कार्य करो। वैसे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी। कौन सी? ब्रिटिश कंपनी। फिर फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश कंपनी की तुलना में कमज़ोर भी थी। ब्रिटिश कंपनी के पास व्यापार करने के लिए मध्य भारत, बंगाल, बम्बई और मद्रास थे। वही फ्रेंच कंपनी केवल दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। परिणामतः आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण ही अंग्रेज अपने युद्धों के भार को उठा सके। फिर कहता है कि फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में दूरदर्शिता का अभाव था। किसका? दूरदर्शिता का अभाव था। जैसे कि डुप्ले की वापसी, बुर्डेनो में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव और लाली की अति आक्रामकता जैसे कारण जो है वो पतन का कारण बने। और बंगाल में चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारियों ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। चंद्रनगर के फ्रांसीसी अधिकारियों ने, और इससे जो है वो बंगाल में अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। निष्कर्ष रूप से क्या कहा जा सकता है कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों में फ्रांसीसी पराजय में आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक सभी पक्षों की भूमिका रही है। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के ये सभी पक्ष मजबूत साबित हुए। अब आगे की भारत की